हम्म।
क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरी जानकारी दी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी जानकारी दी। ठीक है, क्या आपने वो लेक्चर रिवाइज किया? क्या ये पिछला लेक्चर रिवाइज किया? इतनी दो चीजें आप लोग के दिमाग में क्लियर है? क्या हम आगे आज बढ़ सकते हैं? कैन वी मूव फॉरवर्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट लेक्चर में अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया था। क्या वो अर्थक्वेक के एग्जांपल से आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये चीजें इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या इमेजिनेशन बन रहा है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज हम बढ़ने जा रहे हैं आगे और आज हम देखने जाएंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना कि टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या बोलने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और बढ़िया टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉपिक में हम क्या समझना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, पहले उसके बारे में जरा सोच विचार करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज है। हमारे प्रीवियस डिस्कशन के हिसाब से हमें इतना तो समझ में आ गया था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव। इतनी जानकारी तो आपको आ चुकी होगी। ठीक है, अब सपोज करें, ऐसा दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करें कि सपोज करें कि आप एक चार्ज को लेके आए। क्या लेके आए? एक चार्ज को लेके आए और वो था एक पॉजिटिव चार्ज और उसको आपने यहां पे लाके रख दिया। ठीक है, आपको बताना है रिपल्शन की उम्मीद है कि अट्रैक्शन की उम्मीद है। इन दोनों चीजों में से आपको किस बात की उम्मीद है? बोलो। ये जो डार्क ग्रीन कलर का आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, ये डार्क ग्रीन कलर के चार्ज के साथ क्या उम्मीद है? रिपल्शन का उम्मीद है कि अट्रैक्शन का उम्मीद है? क्या लगता है आपको? नीतीश मौर्य, सोच विचार करके जवाब दें। एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जा रहा हूं तो आप अट्रैक्शन करेंगे? क्या लाइक चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं? नीतीश मौर्य, लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? सब लोग का जवाब आना चाहिए। क्या पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से काफी दूरी पे है, पर इस पॉजिटिव चार्ज के काफी नजदीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिपल्शन होने की उम्मीद ज्यादा है, अट्रैक्शन नहीं होगा। आई होप ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है कि यहां पे रिपल्शन होने की उम्मीद पक्का है। परंतु मेरा सवाल ये है कि जब इस बंदे के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो वो रिपल्सिव फोर्स कैसे लगेगी? मतलब दिखेगी कैसी? या फिर उस रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? क्योंकि फोर्स है ना भाई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और देखो, बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है ना? अगर तुम पूछोगे कि सर कितनी फोर्स लगेगी, कितनी कितनी, दो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। एक तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और दूसरा फोर्स कितनी लगेगी। अगर कितनी लगेगी फोर्स निकालना है तो तुम्हारे पास कूलम्स लॉ पड़ा था ना, 1/4πε0 Q1 Q2 Q2 अपॉन R स्क्वायर, याद है? उसकी मदद से तुम कितनी फोर्स तो निकाल ही सकते हो।
पर अगर तुम्हें यहां से डायरेक्शन पता करना है कि कैसे फोर्स लगेगा, तो तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम इसको बाय बाय बोलते हैं, यहां पे बनाते हैं एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मतलब वो चार्ज जिसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगने वाली थी, ठीक है। इस पॉइंट से और इस कर्व के ऊपर तुम बनाओ एक टैंजेंट। क्या बनाओ? एक टैंजेंट बना के दिखाता हूं, ये देखो ऐसे बनाया। यहां पे बनाओ एक एरो मार्क। ये मैंने क्या बनाया है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको, इस कर्व के ऊपर मैंने एक टैंजेंट बनाया है। इस पॉइंट को पकड़ के, ये पॉइंट पे वो चार्ज था, ये पॉइंट पे वो प्लस वाला चार्ज था। ये जो टैंजेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये टैंजेंट इस पर्टिकुलर जगह पे आपको उस फोर्स की दिशा बताएगा। ये बताएगा कि फोर्स कहां लगेगी। पहली बात, सपोज कीजिए कि आपने यहां एक चार्ज को अज्यूम किया। अभी भी रिपल्शन ही होना है ना, प्लस चार्ज है तो रिपल्शन ही होना है। कैसे होगा रिपल्शन? कैसे होगा रिपल्शन? रिपल्शन होगा, यहां बनाओ एक टैंजेंट ऐसे, ये बना टैंजेंट, ऐसे होगा रिपल्शन, बराबर। सपोज करो आपने एक प्लस चार्ज रख दिया यहां पे, अब रिपल्शन तो नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। कैसे होगा अट्रैक्शन? टैंजेंट बनाओ, ऐसे बनाओ टैंजेंट, ये होगा आपका अट्रैक्शन, बराबर। सपोज करो यहां पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, अट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि नेगेटिव के पास है। कैसे अट्रैक्शन होगा? ऐसे होगा, ये ऐसे। ये बनाया आपने टैंजेंट। थोड़े अच्छे से बनाते हैं, ये थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये देखो टैंजेंट। पहला सवाल ये था कि अगर मैं किसी चार्ज को एक दूसरे चार्ज के पास लेके आता हूं तो उस पर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स का डायरेक्शन आप किस तरह से निकालेंगे? आप उस चार्ज पे और उस कर्व पे आप एक टैंजेंट बनाएं। जब आप उस चार्ज पे, उस कर्व पे एक टैंजेंट बनाएंगे, तो वही टैंजेंट आपको उसकी फोर्स की दिशा देगा। मतलब ये टैंजेंट आपको क्या क्या दे रहा है, जरा उसके बारे में समझे। ये जो टैंजेंट है, सबसे पहले ये आपको फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। दूसरी चीज ये आपको बता रहा है कि चार्ज का मूवमेंट कहां होगा। अगर चार्ज के ऊपर ये दिशा में धक्का लग रहा है, तो चार्ज धक्का खाने के बाद यही दिशा में जाएगा ना। अगर आपके पास एक कार है और आप कार को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो कार इसी डायरेक्शन में आगे मूव होगी ना। और अगर यहां पे एक चार्ज है, उसको आप इस दिशा में फोर्स लगा रहे हो, तो चार्ज का मोशन भी उसी दिशा में होगा। चार्ज विल मूव in the same direction as of force। क्या ये दो बातें सब लोगों को समझ में आ रही हैं? बोलो। क्लियर? टैंजेंट बना के तुम्हें क्या क्या पता चला, ये बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर? क्लियर? एनी डाउट्स? बहुत ही बढ़िया। पर पता है क्या, एक पॉइंट ऐसा है जो मैंने अभी भी बचा के रखा है, और वो है तुम्हारे लिए तीसरा पॉइंट। हमें एक्चुअल में ये तीसरा पॉइंट समझना था, ठीक है। पहले दो पॉइंट तो समझने ही थे, पर हमें एक्चुअली ये तीसरा पॉइंट समझना था।
बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। एक क्वांटिटी है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली बार सुन रहे होगे इसलिए आराम से सुनो, डरो मत। पहली दो चीजें तुम्हें समझ में आ चुकी हैं, उसको दिमाग के कोने में रख लो। लगे तो मैं एक बार फटाक से पहली दो चीजें रिवाइज मार के तुम्हारे दिमाग में फिट कर देता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी। एक चार्ज आया, उसने बोला मैं तुमको रिपेल करने की कोशिश करूंगा, तो उसने बोला करो। कैसे करोगे? टैंजेंट बना के करोगे। टैंजेंट तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन भी देगा, टैंजेंट तुम्हें चार्ज के मूव होने का डायरेक्शन भी देगा। रिपल्शन हो या अट्रैक्शन, दोनों केसेस में टैंजेंट बनाओ और तुम्हारा काम खत्म करो। ये पहली चीज मैंने तुम्हें समझाई। दूसरी चीज जो तुम्हें समझनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब ये चीज तुम्हें कैसे समझेगी, इसके लिए वापस लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। लास्ट टाइम तुम्हें मैंने अर्थक्वेक का एग्जाम्पल लेके समझाया था, अब मैं तुम्हें कोई और एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, तो तुम्हें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब अच्छी तरह से समझेगा। सपोज करो ये है ट्यूबलाइट, तुम्हारे घर के दीवार पे ये लगी हुई है एक ट्यूबलाइट, ठीक है। ये इस तरह से दीवार पे तुम्हारी ट्यूबलाइट का वो हैंडल है, और ये सामने तुम्हारी ट्यूबलाइट है। और ये जो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट तुम्हें कुछ इस तरह से रोशनी प्रदान करती है, ठीक है। मेरे कुछ सवालात हैं और मैं उस सवालात के तुमसे जवाब चाहता हूं। सबसे मेरा पहला सवाल ये है, ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2। आपको बताना है ये ट्यूबलाइट की रोशनी ज्यादा कहां होगी, पॉइंट 1 पे कि पॉइंट 2 पे? बताओ, सिंपल सा सवाल। लास्ट लेक्चर में यही सवाल मैंने तुम्हें अर्थक्वेक के बारे में पूछा था, एपी सेंटर के बारे में पूछा था। अगर सेम एग्जांपल है, बस अब मैं वही वापस वही अर्थक्वेक का एग्जांपल देके वापस वही नहीं करना चाहता, इसलिए आज नया एग्जांपल, नया दिन नया एग्जांपल, पर कंसेप्ट बिल्कुल सेम। शुभम साइनी का कहना है कि सेकंड पॉइंट पे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में अगर आपके पास कोई बल्ब है या ट्यूबलाइट है तो जरा घुमा के देखें नजर। सचिन आप भी जरा घुमा के देखें। मैं तो अभी मेरे घर पे एक बल्ब को देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास ज्यादा इंटेंसिटी है। मैं खामखा टेंशन आ रहा है मेरे को बहुत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर 1 पॉइंट पे बिकॉज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोलो। 1 या 2? चलो यार मेरे को तो लगता है 1 या 2। अपन एक काम करते हैं, अपने पास ही है।
किसी को यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है? किसी को यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है? इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है? इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है? अरे अभी नहीं आएगा डबल साउंड। मेरे को तो लगता है 1 पे इंटेंसिटी ज्यादा है, 2 पे इंटेंसिटी कम है। बराबर? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? 1 पे इंटेंसिटी ज्यादा, 2 पे इंटेंसिटी कम। अब मेरा सवाल तुम लोग से ये है कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है? इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब लाइट की स्ट्रेंथ, STRENGTH, लाइट की स्ट्रेंथ ज्यादा होना, या फिर यस यू कैन कॉल इट एज ब्राइटनेस। लाइट के केस में ब्राइटनेस भी आप बोल सकते हो, ज्यादा होना। क्या मैं उसकी ताकत बोल सकता हूं? ताकत, ताकत ज्यादा होना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यही सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकाली जाती है। जैसे लाइट के एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया? लाइट के एग्जांपल में मैंने आपको बताया .1 एंड .2, और मैंने आपको पूछा इंटेंसिटी कहां ज्यादा है, .1 पे कि .2 पे? राइट? मैंने आपको ये सवाल पूछा इंटेंसिटी .1 पे ज्यादा है कि .2 पे ज्यादा है? आपने बोला इंटेंसिटी .1 पे ज्यादा है। तो इंटेंसिटी जब भी निकाली जाती है तो एट अ पॉइंट निकाली जाती है। वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत एक पर्टिकुलर जगह पे। बोलो, तुम्हें समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत एक पर्टिकुलर जगह पे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये बात सब लोग को समझ में आई? कोई है भाई किसको डाउट है, कुछ समझ में ना आ रहा हो? क्लियर? ओके, डन, पक्का, गॉट इट है? ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरा सवाल का जवाब ये है, मेरा सवाल का जवाब ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे कैसे? बताएंगे कैसे? ठीक है, मेरा सवाल यह है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे बताएंगे कि यहां पे आपकी ताकत ज्यादा है, यहां पे आपकी ताकत कम है। लाइट के मामले में जैसे मैंने आपको ट्यूबलाइट का एग्जांपल दिया, तो ट्यूबलाइट के एग्जांपल में तो आई थिंक यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल टू सी कि लाइट यहां ज्यादा है, यहां लाइट यहां कम है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। पर आप यहां पे जहां पे आप बात कर रहे हो, पहली बात तो ना तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देती हैं। क्या आपको ये रेड कलर की लाइंस दिखाई देती हैं? ये तो इनविजिबल होती है। एक चार्ज के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिखाई नहीं देती। बराबर है? तो आपको पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ताकतवर है और कहां कमजोर है? मेरा डाउट सबको समझ में आया? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैं बोलना क्या चाहता हूं? सब लोगों के दिमाग में एक बात छपी कि मैं बोलना क्या चाहता हूं? जिस तरह से आपने ट्यूबलाइट या बल्ब के पास जाके चेक किया कि हाँ यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, और जितना आप दूर आओगे उतनी इंटेंसिटी कम होगी, मेरा सवाल है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा है कहां कम है कैसे बताओगे?
तो इसका पहला पॉइंट क्या है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। सबसे पहला तरीका यह है कि हम उस चार्ज को जाके पूछेंगे कि तेरे पे फोर्स कितनी लगी। अगर फोर्स ज्यादा लगी, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। अगर फोर्स कम लगी, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस। बराबर। अगर फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, अगर फोर्स कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। क्या बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो उसके ओपोनेंट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। सोच विचार करके देखो जरा, इस डायग्राम को जरा वापस अपने दिमाग में फिटअप करके देखो और सोचो, सोचो जरा बात को, बिल्कुल ध्यान से सोचो। हम इस चार्ज के पास जाके पूछेंगे कि भाई तेरे ऊपर कितनी फोर्स लगी, तो वो बोलेगा अबे मेरे ऊपर ना बहुत तगड़ी फोर्स लगी। और जरा इस वाले चार्ज को पूछते हैं, यहां पे भी एक चार्ज है, इसको भी पूछते हैं, यहां पे भी जरा एक टेंजेंट बना लो इस तरह से। अब समझो दिस इज योर टेस्ट चार्ज 1 एंड दिस इज योर टेस्ट चार्ज 2। अब आप मुझे बताओ टेस्ट चार्ज 1 पे ज्यादा फोर्स लगी है कि टेस्ट चार्ज 2 पे ज्यादा फोर्स लगी है? बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगी होगी, कॉमन सेंस लगा के बताओ। टेस्ट चार्ज 1 पे ज्यादा फोर्स लगेगी कि टेस्ट चार्ज 2 पे ज्यादा फोर्स लगेगी? कॉमन सेंस है ना, टेस्ट चार्ज 1 पे ज्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि वो पास में है, क्योंकि वो पास में है। बराबर, बराबर है, ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा होगी, 1 पे कि 2 पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा होगी, 1 पे या 2 पे? 1 पे। जहां पे ज्यादा फोर्स वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी। क्या आपके दिमाग में एक बात छप रही है कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर रिलेटेड? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ज्यादा फोर्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कम फोर्स कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बराबर, पक्का, क्लियर? अब ये जो एरो मार्क हमने अभी बनाया, ये एरो मार्क आपको इस पर्टिकुलर जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन द सेम tangent which was giving the direction of force will also give us the direction of electric field intensity at that point। मतलब वो जो tangent आपने बनाया है
वो टैंजेंट आपको 3 लोगों के बारे में जानकारी देता है। ऐसा काम बहुत ही बढ़िया है और आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो जो टैंजेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, वो टैंजेंट आपको फोर्स का डायरेक्शन बताता है, चार्ज किस डायरेक्शन में मूव होगा वो बताता है, प्लस वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन बताता है। सबके सब डायरेक्शन वो टैंजेंट बताता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स का लेना देना क्या है वो समझाने के लिए मैंने आपको इतना कुछ अभी तक से समझाया। ये जो स्टोरी मैंने आपको अभी तक से समझाई ना, ये समझाई इसलिए क्योंकि आपको पहले ये तो फीलिंग आनी चाहिए ना कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर उसके बाद मैंने आपको बोला कि फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना दोनों रिलेटेड है। इसलिए मैंने बाद में आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसका भी डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन किधर है? फिर उसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन देता है। फोर्स का डायरेक्शन किधर है? फोर्स का डायरेक्शन टैंजेंट देता है। इसका मतलब टैंजेंट आपको एक साथ कितने डायरेक्शन बताता है? टैंजेंट आपको एक साथ 3 लोगों की हेल्प करके बताता है। फोर्स का डायरेक्शन, चार्ज कौन से डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट का डायरेक्शन कितना होगा। ये 3 चीजें आपको वो टैंजेंट बताता है। बोलो, दिमाग में बात उतर रही है? उतर रही है दिमाग में बात? आया ना? उतर रही है? ये जो टैंजेंट आपने बनाया ना, इसी टैंजेंट को बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। वही टैंजेंट का नाम लाइन ऑफ फोर्स है। इतने सारे काम करता है वो टैंजेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बताते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन फोर्स जितना ही होगा। और दूसरी बात आपके दिमाग में क्या बैठी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका फोर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जहां पे फोर्स ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा, जहां पे फोर्स कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम। इज इट डन? इज इट डन? कौन सी 3 चीजों के बारे में बात करता है? लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। 3 चीजें क्या आपको दिखाई दे रही हैं? फोर्स का डायरेक्शन, चार्ज के मोशन का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। एनी डाउट्स यू कैन आस्क, जल्दी जल्दी बोलिए। किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलिए। अरे चंद्रप्रभा, लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालते बाबा, लाइट की सिर्फ इंटेंसिटी निकालते हैं। मैंने वो एग्जांपल आपको लाइट की इंटेंसिटी समझाने की, लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी होती है। मैं चाह रहा था कि आप चार्ज को और लाइट को इमेजिन करो। समझा चंद्रप्रभा? सूरज, आपको आई कैप जे कैप दिया रहेगा, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी रहेगी ना, तो उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चिपका हुआ रहता है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यस, इन तीनों का डायरेक्शन सेम एज द टेंजेंट होगा। अमन पठान, ओके। चलो, अब मेरा एक और सवाल। इसके अलावा हम कैसे बता सकते हैं? किसके अलावा? मेरा सवाल यह है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे कैसे? बता, हम कैसे बताएंगे कि ताकत यहां पे कैसी है, ताकत यहां पे कम है कि ज्यादा है? ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका पहला चीज तो मैंने आपको बताया कि हम उस जगह पे किसी भी बंदे पे लगने वाली फोर्स को पता करेंगे। हम उस चार्ज को जाके पूछेंगे कि तेरे पे कितनी फोर्स लगी। किस चार्ज को जाके पूछेंगे? हम उस टेस्ट चार्ज को जाके पूछेंगे।
कि तेरे पे कितनी फोर्स लगी। अगर उस टेस्ट चार्ज ने बोला मेरे पे ज्यादा फोर्स लगी, तो मैं बोलूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। और अगर उस टेस्ट चार्ज ने बोला मेरे पे कम फोर्स लगी, तो मैं जाके बोलूंगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। पर मेरा सवाल ये है, क्या हम बिना टेस्ट चार्ज के ये बता सकते हैं कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है? मेरा सवाल वापस बिल्कुल ध्यान से समझे। क्या हम बिना टेस्ट चार्ज के, यानी कि टेस्ट चार्ज के बिना मतलब बिना वो फोर्स वाली बातें की हुए कि यहां पे फोर्स ज्यादा है यहां पे फोर्स कम है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई टेस्ट चार्ज नहीं होगा तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उस पर कितनी फोर्स लगी है। तो क्या बिना टेस्ट चार्ज के मदद के हम बता सकते हैं कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है? इसका आंसर है हां, हम बता सकते हैं। तो आपके दिमाग में नया क्वेश्चन आया होगा, कैसे? बराबर बराबर। अभी बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं सर डिस्टेंस के बेसिस पे, अगर वो चार्ज पास में होगा, अगर वो चार्ज दूर होगा, तो आप उस बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कम है या ज्यादा है। मैं आपको एक और तरीका बताना चाहता हूं, तैयार है सुनने के लिए? तैयार है सुनने के लिए? एक और तरीका, जो आप लोग कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हैं, जितने लोग ने अभी तक से ये कमेंट किया कि सर मैं डिस्टेंस देख के बताऊंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग थोड़ी गलत बोल रहे हो। इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। आप जिस तरह का रिप्लाई करते हो वो रिप्लाई आप ये मुझे बताता है कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 20-30 लोगों ने रिप्लाई किया कि सर मैं डिस्टेंस देख के बताऊंगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर मैं क्या एक नया तरीका आपको बताऊं? वो जो नया तरीका है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। अगर हमें यह तरीका समझ में आया तो बिना टेस्ट चार्ज के भी आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां ज्यादा है या कम है। तो शुरू करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, दिमाग में रखना, एक कोने में दिमाग में ये रखना कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें यह पता चले कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है। ठीक है, शुरू करें। एब्सोल्युटली करेक्ट आयुष विश्वकर्मा। Vardhan, it means magnetic field lines of force. No, Vardhan, we are studying electric lines of force. चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बताता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं। नहीं वरदान, नहीं, बताओ डेफिनेशन में। सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पहले सुन लो, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन सुन लो, बहुत ही बढ़िया चीज है। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through a closed unit area is called as electric flux phi। टेंशन नहीं लेने का, मैं तुमको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। मैं पहले अंग्रेजी इसलिए लिखता हूं क्योंकि बाद में उसी अंग्रेजी के बेसिस पे मैं तुम्हें समझाता हूं, इसलिए अंग्रेजी लिखता हूं। भूल जाओ मैंने कुछ लिखा। अब सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बताते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कितना होता है। बिल्कुल सही अमन पठान, बिल्कुल सही, वही तो चर्चा कर रहे हैं ना अमन पठान, वही तो चर्चा कर रहे हैं ना। मैंने सवाल क्या पूछा आपको, अगर तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज नहीं है, मार खाने के लिए कोई इंसान ही नहीं है, है ना,
टेस्ट चार्ज वो इंसान है जो मार खाता है, और वो मार खाने का क्या, मार खा के आने के बाद तुम्हें बताता है कि ज्यादा मार खाया कि कम मार खाया। ज्यादा मार खाया तो तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां ज्यादा है, कम मार खाया तो तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां कम है। मेरा सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज ही नहीं है, मार खाने के लिए कोई आदमी नहीं है, तो कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां कम है कहां ज्यादा है? तो तुम किसकी मदद लोगे? तुम मदद लोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसे हम समझ रहे हैं। मैंने अंग्रेजी में कुछ तो लिखा, अगर आपको वो अंग्रेजी नहीं समझी हो तो भूल जाओ मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा पिछले अगले 5 मिनट के लिए। बस सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके बैठती हैं किसके पास? इस नेगेटिव चार्ज के पास। मैं इससे अच्छा उस दिन का एक फोटो ले लूं क्या? याद है मैंने तुम्हें एक फोटो दिखाया था लास्ट लेक्चर में, उस फोटो में समझाने में मुझे ज्यादा बेटर, आपको याद आ रहा है कि लास्ट लेक्चर में एक फोटो मैंने शायद डाउनलोड किया था, अगर वो फोटो हमें मिल जावे तो मजा आ जावे। मिल गया? तैयार? मारो इसको जूम। तैयार? यहां पे है प्लस वाला चार्ज, यहां पे है माइनस वाला चार्ज। भूल जाओ, हाँ भूल जाओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तुम्हें ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थोड़ा कलर में लाते हैं बदलाव। मेरे को आधे लोग पूछते थे ना कि सर ये हाथ छोड़ के ये क्यों, इससे क्यों पढ़ाने लग गए? इससे इसलिए पढ़ाने लग गए क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे मैं स्केच पेन तो यूज करता था, फिर पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा पिक्चर्स के ऊपर काम हुआ, थोड़ा टेक्नोलॉजी, नथिंग मच, ठीक है। आपने इसको इमेजिन करना है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा इमेजिन नहीं करना है आपको, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा इमेजिन करना। ऐसा कहां से कहां जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? मिटा दूं ना? मैं ये नहीं बनाना चाहता हूं, मैं सिर्फ चार्जेस बनाना चाहता हूं। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना? सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? पक्का रखू ना या डायग्राम के ऊपर समझाऊं ना? ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। somebody saying sir your handwriting is amazing, thank you so much। इसमें मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती ना, स्केच पेन पे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आती थी, है ना। यहाँ पे ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है रे, ये जो, अरे यार छोड़ो, चलो ये पढ़ते हैं, चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, क्या करना है, क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको ना सबसे पहले एक क्लोज्ड एरिया कंसीडर करना है, ठीक है। क्या कंसीडर करना है? क्लोज्ड एरिया, ठीक है। समझो मैंने एक क्लोज्ड एरिया, मैंने एक रेक्टेंगल कंसीडर किया। क्लोज्ड एरिया में मैंने एक रेक्टेंगल, आप एक सर्कल भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो समझो मैंने एक रेक्टेंगल उठा के यहां पे लाके रख दिया, और मैंने एक रेक्टेंगल यहां पे लाके रख दिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल मैंने यहां पे लाके रख दिया। द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट जो तीनों के तीनों रेक्टेंगल है, उन तीनों तीनों रेक्टेंगल का एरिया एक जैसा है। थोड़ा इधर उधर आपको दिख रहा होगा, पर ऐसा मान के चलिए कि तीनों रेक्टेंगल का एरिया एक जैसा है, और वो तीनों के तीनों रेक्टेंगल्स क्लोज्ड एरियाज में आते हैं। इस वाले रेक्टेंगल का नाम 1 है, इस वाले रेक्टेंगल का नाम 2 है, इस वाले रेक्टेंगल का नाम 3 है। क्या हम कोई और कलर का प्रयोग कर सकते थे इसके ऊपर? रेड भी नहीं दिख रहा अच्छे से, तो रेड दिख रहा है ना? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मेरा सवाल आप लोग से क्या है, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा सवाल आप लोग से क्या है, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां लिखता हूं सवाल, किस रेक्टेंगल से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस
पास हो रही है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप पहले ये चीज इमेजिन करें और खुद को ये बात समझाएं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं, इन रेक्टेंगल्स के अंदर से जा रही है। तो मेरा सवाल है आपसे, किस रेक्टेंगल के अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? क्या लगता है आप लोग को? तीन रेक्टेंगल है, तीन रेक्टेंगल है, तीनों को जरा अच्छे से देख लो। क्या 1 और 3 आंसर हो सकता है? क्या आंसर 1 और 3 हो सकता है? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर इज 1 और 3, बराबर। क्या है आंसर? 1 और 3। ये बात क्या सबको समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ हाँ, 1 में ज्यादा है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कृष्ण ने एकदम सही कहा, सबसे ज्यादा 1 में हो रहा है, उससे कम 3 में हो रहा है, और उससे कम 2 में हो रहा है। नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। 1 इज ग्रेटर देन 3 एंड इज ग्रेटर देन 2, बराबर। 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 2। डन। हाँ सर, क्योंकि वो पोल पे है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो पोल पे है। पर मैं चाहता ही नहीं तुम उस तरह से याद करो अमन। आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू रिमेंबर कि वो पास में है चार्ज के। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्लीज अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अंग्रेजी, और अभी मैंने लिखा हिंदी। किस रेक्टेंगल से ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं? तो तुमने जवाब दिया 1 से सबसे ज्यादा, 2 में सबसे कम, 3 में मीडियम। इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि, क्या बोल सकते हो आप? फाई ऑफ 1 is greater than phi of 3 is greater than the phi of 2। यानी कि फ्लक्स phi में ज्यादा है, फ्लक्स 1 में ज्यादा है, फ्लक्स 2 में थोड़ा बहुत कम है, 3 में मीडियम है। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी आंसर दे सकते हो। जहां पे फ्लक्स ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा। लिख के देता हूं, क्या? इफ फ्लक्स इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। नहीं तो इसका उल्टा, मतलब फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मैं आपको बता भी देता हूं कि फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, ठीक है। इसमें E वेक्टर क्या है? व्हाट इज E वेक्टर? E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और S वेक्टर का मतलब होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी में हम एरिया की बात कर रहे हैं। यस, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट अनुराग। दोनों के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, ES cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट होता है cos थीटा लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है sin थीटा लिखते हैं। पर फिलहाल मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक ऐसी चीज है जो आपको एक जगह की ताकत के बारे में अनुमान दे सकती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में किस बारे में बात करते हैं?
एक पर्टिकुलर जगह पे आप एक क्लोज सरफेस ले लो, उस क्लोज सरफेस में से अगर ज्यादा लाइंस पास होंगी, मतलब वहां का फ्लक्स ज्यादा है, अगर ज्यादा लाइंस पास होंगी तो फ्लक्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा है। एरिया की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। एरिया की जगह पे एरिया लेना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते। बोलो, फ्लक्स की बात समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? समझा? समझा? किसी को समझा? आसान भाषा में क्या? आसान भाषा में, डू यू अंडरस्टैंड गर्दी? गर्दी समझता है? गर्दी, गर्दी, डेंसिटी समझता है ना? यहां पे गर्दी ज्यादा दिख रही है ना। वन वन पे गर्दी ज्यादा दिख रही है, टू पे गर्दी कम है, तीन पे गर्दी वन से ज्यादा है पर टू से भी नहीं, वन से कम है पर टू से ज्यादा है ना? ज्यादा गर्दी मतलब ज्यादा फ्लक्स, ज्यादा फ्लक्स मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? किसी को समझ में आ रहा है ना? अब मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देता हूं ना, कभी कभी आप थोड़ा और जगह पे भी अगर इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पता क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये पानी का पाइप है, ठीक है, ये है पानी का पाइप। तो कहीं मैंने ये बोलते हुए सुना था, तो जरा मैं आपको सुनाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई इंसान एक इंसान से कहता है कि वाटर फ्लक्स थ्रू द पाइप इज वेरी लेस। इसका क्या मतलब है? वाटर फ्लक्स थ्रू द पाइप इज वेरी लेस, इसका क्या मतलब है? वह इंसान सामने वाले इंसान से क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? वो इंसान सामने वाले इंसान से ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि ये जो क्लोज सरफेस दिखता है ना, ये जो क्लोज सरफेस दिख रहा है ना, इस क्लोज सरफेस से जितना पानी बाहर की तरफ गिर रहा है, वो पानी बहुत ही कम गिर रहा है। समझा? ये जो फ्लक्स वर्ड है ना, जरूरी नहीं है ये फ्लक्स वर्ड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही जुड़ा जाए। फ्लक्स वर्ड कहीं पे भी जुड़ा जा सकता है। मतलब समझो, फ्लक्स का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर जगह से कितना अमाउंट ऑफ वो चीज बाहर आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चीज वो बाहर आ रहा है। अब वो पानी में हो सकता है, पानी के मतलब इस पाइप से पानी बहुत कम आ रहा है, इसलिए वो बोलना चाहता है कि वाटर फ्लक्स बहुत कम आ रहा है। किसी को बात समझी? जैसे यहां पे आप क्या बोल रहे हो, यहां पे आप क्या बोल रहे हो, यहां पे आप बोल रहे हो इस रेक्टेंगल से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहे हैं, बराबर? इस रेक्टेंगल से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहे हैं। और मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, इस पाइप से कितना पानी बाहर आ रहा है। एक ही तो बात हो रही है ना, बात तो एक ही हो रही है ना, तो इसको वाटर फ्लक्स बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं वाटर फ्लक्स इसको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कभी न्यूज देखते हो, अपनी इंग्लिश अगर आपको बेटर करनी है तो न्यूज मत देखो, वहां पे बकवास चीजें आती हैं। कभी आप कहीं पे जाओगे तो जैसे डैम का पानी होता है, ये डैम का दरवाजा है ना, इतने बड़े बड़े डैम के दरवाजे होते हैं। तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि हमने डैम का दरवाजा ओपन कर दिया, हमने एक दरवाजा ओपन कर दिया, डैम का पानी ज्यादा भर गया, हमने एक दरवाजा ओपन कर दिया। तो फिर वहां पे बोलते हैं कि द फ्लक्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द डैम। मतलब इस डैम के इस कोने से इतने क्लोज सरफेस से कितना पानी बाहर आ रहा है, मतलब वाटर फ्लक्स कितना पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रही है सबको? अगर ये पानी वाने का एग्जांपल अगर सर के ऊपर से गया तो टेंशन ना लीजिए, खाली फ्लक्स के बारे में इतना समझना है सब लोगों ने कि फ्लक्स क्या है, कितना इलेक्ट्रिक लाइंस एक जगह से पास हो रहा है। पर याद रखना क्लोज्ड एरिया रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सचिन कह रहा है पानी के एग्जांपल से बेटर समझा, बहुत ही बढ़िया। अरे बेटर है, क्लियर है, क्या आपको समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
वो टैंजेंट जो है, वो जो टैंजेंट है, कहानी उसके बारे में ही है, कहानी उसके बारे में ही है। बस कहानी बढ़ाते 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 हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक पहुंच गए। ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये टेक्स्ट बुक का पन्ना तुम स्टार्टिंग में लेके आए थे, पर इस टेक्स्ट बुक के पन्ने से तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। अब पढ़ेंगे, अब वो टेक्स्ट बुक के पन्ने से पढ़ेंगे, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम क्या हो, तुम तैयार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स? चंद्रप्रभा, पूरा लेक्चर खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस go from positive charge to negative charge. Electric lines of force is this. आज का पूरा लेक्चर इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चंद्रप्रभा, आज का पूरा लेक्चर इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस विच गो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक लाइंस। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक लाइंस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्लोज्ड एरिया क्यों बंद होना चाहिए? अमन पठान का जवाब है कि क्लोज्ड एरिया क्यों होना चाहिए। हम क्लोज्ड एरिया के बिना हम बात नहीं कर सकते। टैंजेंट ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। बहुत ही बढ़िया सचिन। चंद्रबाबा, टैंजेंट ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, टैंजेंट ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है। हाँ, अमन पठान का जवाब है कि व्हाई क्लोज्ड एरिया इज रिक्वायर्ड। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। सपोज करो मैं आपको पूछता हूं कि मुंबई में कितने लोग रहते हैं, मतलब मुंबई का पॉपुलेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या आप मुंबई की बाउंड्री में इंटरेस्टेड है? मैंने आपसे सवाल पॉपुलेशन पूछा है, मैंने आपसे सवाल पॉपुलेशन पूछा है, पर पॉपुलेशन के साथ साथ आप मुंबई की बाउंड्री में इंटरेस्टेड हो या नहीं? क्योंकि जब आप गिनती करोगे तो गिनती करने के लिए बाउंड्री जरूरी है कि नहीं? वरना ऐसा तो ये है ना कि बाउंड्री पता नहीं है, पुणे के लोगों को भी गिनती कर लिया आपने। क्या किसी को बात समझ में आया मैंने क्या बोला अमन? जब भी आप गिनती करना चाहते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बोला, तो क्या बाउंड्री जरूरी है कि नहीं है? तो बाउंड्री तभी आती है जब कोई चीज क्लोज्ड होती है, इसलिए क्लोज्ड एरिया की जरूरत पड़ती है। क्लियर? ठीक है, वरदान टेंशन मत ले। फिलहाल मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को, वरना चैप्टर कहीं और ही चले जाएगा। ठीक है सर, अगर ओपन हो कंसिडर किया गया तो स्पेस तक भी जा सकता है क्या? फिर वो कैसे काउंट करेंगे? हाँ, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ओपन है मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो अपने को काउंटिंग करनी है ना। इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्लास की 4 दीवारें आपकी क्लोज सरफेस हो गया ना, खत्म हो गई बात। क्लोज सरफेस में तभी गिनती की जा सकती है, फाइनाइट गिनती क्लोज सरफेस में की जाती है, इसलिए हमने वो किया। वरदान मैं रिवीजन लूंगा स्केलर्स, उसका टेंशन मतलब, अभी फिलहाल इसमें मिक्स करके मतलब नहीं है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। मैं ये टेक्स्ट बुक का पन्ना क्यों लेके आया? मैं ये टेक्स्ट बुक का पन्ना इसलिए लेके आया क्योंकि टेक्स्ट बुक के पन्ने से मैं अब पढ़ूंगा अंग्रेजी की डेफिनेशन। आई होप सब लोग को टेक्स्ट बुक का पन्ना दिखाई दे रहा है। रेडी है सब लोग, तैयार अंग्रेजी पढ़ने के लिए? एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary curve drawn in such a way that the tangent at any point on this curve gives the direction of the electric field at that point. The path along which the unit positive charge moves is called a line of force. If a test charge is placed in an electric field, it would be acted upon by a force at every point in the field and will move along a path. इतना समझाने के लिए मुझे लगा 1 घंटा। समझा? मैं नहीं चाहता कोई अंग्रेजी तुम पढ़ो, तुम बाद में तुम्हारा होमवर्क है वो अंग्रेजी पढ़ना और समझना। बस ये जो लाइन है ना, यहां से लेके यहां तक, यही मैं तुम्हें 1 घंटे से समझा रहा हूं।
और अभी लगे तो तुम्हारे सामने स्क्रीन रखता हूं, 4 बार और पढ़ के देख लो, एक बार आराम से अंग्रेजी में पढ़ोगे तुम्हें खुद को समझ में आएगा। यही तब से बकवास कर रहा था मैं कि एक टैंजेंट बनाओ, वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी टैंजेंट में तुम्हारा चार्ज मूव करेगा और वही टैंजेंट पे तुम्हें फोर्स भी लगेगी। ये तीनों बातें तब से कर रहा हूं, वो तीनों बातें यहां लिखी हुई है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो बोलो। क्लियर है? यही 3 बातें इन पैराग्राफ में लिखी हैं जो पिछले 1 घंटे से हम बकवास कर रहे हैं। खुद को बार बार बोलो, टैंजेंट मुझे 3 चीजों के बारे में जानकारी देगा। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या दिशा है, फोर्स की क्या दिशा है, और चार्ज का मूव करने का क्या दिशा है। ये 3 दिशा आपको वो टैंजेंट दिखाएगा और उसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। वही टैंजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। डन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, चलो। अगर ये डायरेक्ट तुम्हें इतना बड़ा अंग्रेजी पढ़ के दिखाता ना तो तुम भाग जाते, तुमको लगता पता नहीं क्या चल रहा है। अभी अंग्रेजी समझ में क्यों आ रही है? क्योंकि 1 घंटा हो गया अपने को। बहुत ही बढ़िया। चलो, अगली अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये भी तुम्हें पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अ लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अ कर्व सच दैट tangent at any point to this curve gives the direction of electric field at that point. आइला, ये भी मुझे पता था, है ना? gives the direction of electric field at that point, right? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर। ये देखो टैंजेंट को ऐसा बनाना, कर्व, कर्व को टैंजेंट बनाया, ई ए लिखा है। ये देखो कर्व को टैंजेंट बना के ई बी लिखा है। क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, और पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। ये टैंजेंट एक साथ 3 काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब 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 पढ़ा दिया है, सब पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। आइला, मेरे को लगता है ये भी मेरे को पता है। डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी मतलब गर्दी। गर्दी मतलब शायद ये फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है ना? है ना? देखो, पढ़ो पढ़ो, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लाइन। क्या क्या डेंसिटी क्या इंडिकेट करता है? अगर कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है? स्ट्रेंथ ज्यादा है ना? बराबर है, पता है ना? अभी अभी लिख के दिया ना पीछे। अभी तुमसे पूछा ना कि तुमको गर्दी का मतलब समझता है क्या, डेंसिटी का मतलब समझता है? अभी पूछा तुम लोग को, याद है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, लिखा है ना, गर्दी, डेंसिटी। देखा? तो जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सब का सब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एक एक लाइन एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन। टेक्स्ट बुक का एक लाइन भी मिस नहीं होगा, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना तुम्हें, ठीक है? अब इसके बाद शुरू होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी पढ़ाई की, बस। अब ये मैं शुरू कर सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में शुरू कर सकता हूं आज, पर उसको समझाने के लिए भी मेरे को अलग से 1 घंटा चाहिए। मतलब ये 8 पॉइंट समझाने के लिए मुझे अलग से 1 घंटा चाहिए। आज शुरू करूंगा, आधा रह जाएगा, बिल्कुल। मतलब वैसे भी आज हेक्टिक था, आज का 1 घंटा हेक्टिक है, ऐसा नहीं है ना? मतलब दिमाग को जब त्रास होके पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। 9:30 तक लेक्चर जा भी सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम आधा खत्म भी कर सकते हैं, बट दिमाग को त्रास नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बस ये जितना मैंने आज पढ़ाया है, सिर्फ इतना पैराग्राफ आप खत्म करके आए। बोलो, खत्म होएगा इतना? अंग्रेजी पढ़ने का, मैंने जो लिखा वो पढ़ने का, बोलो। फिर अगले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करेंगे, बराबर? ठीक है? मॉर्निंग में लेक्चर होंगे, मॉर्निंग में लेक्चर होंगे। एक दिन सर का वाईफाई नहीं था, एक दिन मेरा ये लाइट नहीं था, ठीक है? कल न्यू ईयर है, तुमको क्या चाहिए? उठने का सुबह 5:30 बजे। लेक्चर वैसे 5:30 बजे शिफ्ट हो गया, तुमको खुशखबरी मिली कि नहीं मिली? लेक्चर जो है वो 5:30 बजे से होंगे अब। आधे लोग बोलेंगे सर कमाल करते हो, बच्चे की जान लोगे क्या सर?
अरे यार सब लोगों का स्कूल है। कल मैंने बोला किसका स्कूल है, तो कोई बोलता है मेरा इतने बजे स्कूल है, क्या मेरा उतने बजे स्कूल है। तो हम सोच रहे हैं 5:30 से 7 बजे तक लेक्चर ले, तो जिनका स्कूल है उसके बाद वो स्कूल जा सकते हैं। ऐसा ऐसा टेंशन है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से 5:30 टू 7 के टाइमिंग को सपोर्ट करें, ताकि अगर मॉर्निंग में एक आधा भी लेक्चर आपका हो जाता है, मॉर्निंग पे एक आधा भी लेक्चर आपका हो जाता है, तो आप शाम में भी फिर हम कुछ और इन्फिनिटी पे फोकस कर सकते हैं। मतलब शाम में दो दो लेक्चर रखने के बाद फोकसिंग थोड़ा चेंज हो रहा है। उड़ान पे हमें बेटर फोकस रखना है। वैसे भी आपके कॉलेजेस, मोस्टली आपके कॉलेजेस अभी तक से स्टार्ट नहीं हुए हैं, मोस्टली लोगों के कॉलेजेस अभी तक से स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो हमें, हमारा एम सिर्फ अभी पोर्शन कंप्लीट करना नहीं है, पोर्शन के साथ साथ उसके बाद हमें रिवीजन भी करना है, उसके बाद हमें डाउट लेक्चर्स भी रखने हैं। बहुत सारा काम है। 11th में हमें बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, तभी अपने 12th स्टैंडर्ड में अपना मजा आएगा। 11th हो गया खराब, 12th भी हो गया खराब, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मॉर्निंग टाइम को सपोर्ट करें 5:30 टू 7 को। कल है न्यू ईयर, अभी इसके पहले 12th वालों का लेक्चर था, तो वो तो बोल रहे थे कि सर रखो कल सुबह, पर फिर भी अभी मैं डिस्कशन करूंगा सुरेंद्र सर के साथ। ठीक है, देखते हैं, अगर कल हमें सुबह रखना होगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर कल शाम में रखेंगे, बात करके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अरे हाया ना, कौन है रे? कल सुबह मत रखो प्लीज। कहाँ जाना रे तुम लोग को? 10th एंड 12th के डेट्स आ गए? हाँ क्रिश, आ गए, शायद मई फर्स्ट वीक में है। कल कल छुट्टी है या नहीं, मतलब कल सुबह लेक्चर होगा कि नहीं, उसका मैं आपको 10:30 बजे तक ग्रुप पे अपडेट करूंगा। ठीक है, पर अब से सुबह और शाम दोनों टाइम पे लेक्चर्स होंगे। 5:30 to 7 सुबह होगा और शाम में भी लेक्चर होगा। मैंने एक ऑडियो भेजा था, आपने सुना था वो ऑडियो सब लोगों ने? अबे ग्रुप पे ऑडियो भेजा ना मैंने, क्या करते हो रे तुम लोग? कृष पटेल, लेट्स सी सुरेंद्र सर से बात करता हूं मैं। ठीक है, न्यू ईयर का पहला दिन सर मई के फर्स्ट वीक में होगा क्या? सानिया, होप सो एग्जाम्स मई में हो सकते हैं, अभी भी हमारे पास 4 महीने हैं। होप सो। ठीक है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेक्चर खत्म है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। या ओम, थैंक यू सो मच। न्यू ईयर की शुरुआत जल्दी उठ के करेंगे? हाँ कर सकते हैं जल्दी उठ के। सर स्कूल की एग्जाम अगस्त में होगी क्या? सूरज, नो आइडिया अगस्त में होगी कि मई में होगी। आई नो मोस्ट ऑफ द लोग का कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉलेज वाले पढ़ाएंगे नहीं, पता नहीं क्रिश। आई होप दे टीच यू वेल। थैंक यू सो मच मानस। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस एडवांस। चंपा, शायद जो बोर्ड का सिलेबस कट हुआ है वो एंट्रेंस में भी कट होगा, शायद कट होगा। ठीक है, सूरज माउस नहीं है, वो एक्चुअली एक डिजिटल पेन है। मैं माउस से नहीं लिखता, मैं डिजिटल पेन से लिखता हूँ। ठीक है, चलो चलो, टाटा टाटा, मिलते हैं मिलते हैं 10 10:30, थोड़ा अभी डिनर विनर कर लेते हैं। 10 10:30 तक मैसेज आ जाएगा आपको। मैसेज देख के सोना, वरना कल सुबह उठ जाओगे नहीं तो। मैसेज देख के सोना। ठीक है, लेक्चर है या नहीं कल बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय 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 एवरीबॉडी। हैव डिनर, हैव डिनर। ठीक है, चलो बाय।